अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा इदरीस है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लिटरेचर वर्ड में एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कैरियोकाइनेसिस और हमने इसकी स्टेजेस पढ़ी थी 4। टेलोफेज के लास्ट पे हमने ये डिस्कस किया था कि दो डॉटर सेल तो हमारे पास बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या होते हैं, वो अभी तक सेपरेट नहीं हुए। मीन्स अब इनका साइटोप्लाज्म सेपरेट नहीं हुआ था, अभी सिर्फ उनके जो था कैरियन था, मीन्स उनका जो न्यूक्लियस था सिर्फ वो डिवाइड हुआ था। अभी साइटोप्लाज्मिकली वो डिवाइड या सेपरेट नहीं हुए। तो साइटोकाइनेसिस का आपको सबको पता है, हम कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। इट इज एक्चुअल सेल डिवीजन। ये एक एक्चुअल सेल डिवीजन होती है, मीन्स इसमें जो सेल होगा ना वो एक्चुअली डिवाइड हो जाएगा। फाइनल स्टेज ऑफ सेल डिवीजन फॉलोइंग टेलोफेज। ये फाइनल स्टेज है, मीन्स ये लास्ट स्टेज है सेल डिवीजन की। इस फेज के बाद, साइटोकाइनेसिस के बाद जो सेल होगा ना वो फाइनली यानी कि डिवाइड हो जाएगा। फॉलोइंग टेलोफेज मीन्स ये टेलोफेज के बाद में आती है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकली सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डॉटर सेल फिजिकली सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डॉटर सेल सेपरेट तो हैं, लेकिन अभी वो उनका सिर्फ कैरियन डिवाइड हुआ है। अभी हमने उनकी फिजिकली सेपरेशन करनी है। फिजिकली वो आपस में कनेक्टेड है, किसके थ्रू? अपने साइटोप्लाज्म के थ्रू। इसमें ये कुछ इवेंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, ये होते हैं क्लीवेज, नंबर 2 पे आता है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्मेशन, नंबर 3 पे आता है रिंग कंट्रैक्शन, मेम्ब्रेन फ्यूजन एंड साइटोकाइनेसिस कंप्लीटेड। क्लीवेज से क्या मुराद है? अब जैसे हमने पढ़ा था कि अभी ये इनके कैरियन डिवाइड हुए हैं, अभी साइटोप्लाज्मिकली डिवाइड नहीं हुए, ठीक है। देन हमारे पास साइडों से जो इसकी मेम्ब्रेन होगी ना, ये होगी फ्यूज, मतलब ये ऐसे रिंग बनाएगी। मीन्स ये अंदर की तरफ मूव करेगी और यहाँ से भी ये अंदर की तरफ मूव करेगी। जब ये अंदर की तरफ मूव करेगी ना तो यहाँ पे इस तरह की एक रिंग बन जाएगी, ठीक है। इस रिंग को हम कहते हैं इस रिंग को हम कहेंगे रिंग फॉर्मेशन हुई है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे हमारी, ठीक है। और ये क्लीवेज बना है यहाँ पे और हमारी रिंग फॉर्मेशन हुई है। रिंग फॉर्मेशन के बाद ये रिंग और क्या करेगी, मजीद अंदर को जाएगी। जब ये मजीद अंदर को जाएगी तो मतलब क्या हो रही है, कंट्रैक्ट हो रही है, तो हम इसको कहेंगे कि रिंग जो है वो रिंग की कंट्रैक्शन हुई है। अब यहाँ पे ये रिंग कंट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, अंदर की तरफ जा रही है, सिकुड़ रही है। ये यहाँ से तरफ इमेजिनेट होगी और ये उस साइड से। जब ये इमेजिनेट होगी ना तो एक टाइम आएगा जहाँ पे ये बिल्कुल आके आपस में क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे मेम्ब्रेन फ्यूजन। मीन्स जो है ये मेम्ब्रेन थी हमारी, ठीक है, ये इधर से आके ये फ्यूज हो गई है आपस में इस तरह से। जब ये आपस में इस तरह से फ्यूज हो जाएगी ना तो फिर ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी, समथिंग लाइक दिस वन। ये इस तरह से दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन चुके हैं। जब डॉटर सेल बन जाएंगे दो, मीन्स उनकी फिजिकली सेपरेशन हो चुकी है, तो इसको हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमारी साइटोकाइनेसिस है वो कंप्लीट हो जाएगी। हमने कैरियोकाइनेसिस में अब इनके न्यूक्लियस को डिवाइड किया था, ठीक है, और अब हमने इसको फिजिकली सेपरेट किया, हमने दो डॉटर सेल बना दिया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने डिस्कस करेंगे माइटोसिस दो तरह की होती है, ठीक है। एक को हम कहते हैं एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस, सेकंड वन इज एनएस्ट्रल माइटोसिस। जो है ना हमारे पास एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस, ये होगी एनिमल सेल में। मीन्स जो भी हमने माइटोसिस डिस्कस किया ना वो वाली हमने पढ़ी थी एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस, बिकॉज वो हमने माइटोसिस पढ़ी थी एनिमल्स में। इसमें फर्क ये होगा कि जो एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस होती है ना, ये वो होती है टाइप माइटोसिस की जिसमें सेल में ना सेट होता है एस्टर दोनों साइडों पे। मीन्स उसके एक सेल है, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में माइटोसिस पढ़ी थी, उसमें हमारे पास एक सेल था, इसकी दोनों पोल्स पे मीन्स दोनों साइडों पे क्या थे, एस्टर्स निकले थे, ठीक है। ये हमारे पास थी एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस। और दूसरी ये हमने पढ़ा था एनिमल्स में, ठीक है, ये एनिमल्स की है, ये हमने एनिमल्स में डिस्कस की थी। और नेक्स्ट हमारे पास है एनएस्ट्रल माइटोसिस। ये होती है प्लांट सेल में। ये ऐसी एक टाइप है माइटोसिस की जिसमें दोनों साइडों पे एस्टर्स नहीं होते, ठीक है। वो क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें सेंट्रियोल्स नहीं होते। अब देखेंगे हमने एनिमल सेल पढ़ा था ना, जो एस्टर्स निकल रहे हैं ये हैं एस्टर्स,
ठीक है। और ये एस्टर्स जो निकल रहे हैं ये कहाँ से निकले थे, ये सेंट्रियोल्स में से निकले थे, ठीक है। लेकिन जब आप सेंट्रियोल्स को डिस्कस करते हैं तो आप इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और ये प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते। मीन सेंट्रियोल एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कहाँ पे होगी, सिर्फ एनिमल सेल में होगी, तो प्लांट सेल में ये एब्सेंट होगी। तो जब सेंट्रियोल्स है वो प्लांट सेल में होंगे ही नहीं, ठीक है, तो फिर उसमें से एस्टर कहाँ से निकलेंगे, हवा में से तो कहीं से भी नहीं आने। तो जब हमने अपनी एनिमल सेल को डिस्कस किया था ना तो हमने उसकी डायग्राम पे कुछ इस तरह से बनाई थी, यूं करके यहाँ पे हमने, ये था हमारा, ठीक है, और यहाँ पे हमने सेंट्रियोल बनाए थे दोनों तरफ पे, ये था हमारा एनिमल सेल में। मींस ये वाली माइटोसिस हमने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया, ये है एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस। लेकिन एनेस्ट्रल में ये एनेस्ट्रल माइटोसिस है, ये प्लांट सेल की माइटोसिस है, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रियोल्स नहीं होते तो इसीलिए यहाँ पे एस्टर भी नहीं बनते। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है जिसका नाम है फ्रेगमोप्लास्ट। अब हम फ्रेगमोप्लास्ट को देखेंगे वो क्या होती है। इट इज़ अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ गोल्जी वेसिकल्स एट सेंटर ऑफ द सेल। एक सेल है हमारे पास, ठीक है, उसके सेंटर में हमारे पास गोल्जी वेसिकल्स होंगे ना, वो जो है इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, अक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके उसके वो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम कहेंगे फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था, हमने जब कैरियोकाइनेसिस की हमने फेजेस पढ़ी थी उसमें हमने मेटाफेज से पढ़ा था कि मेटाफेज प्लेट बनती है, ठीक है, और मतलब क्रोमोसोम अलाइन होते हैं, उसको हम इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं। तो इसी तरह वो था हमारे पास एनिमल्स में, लेकिन ये हमारे पास है प्लांट्स में, ये प्लांट्स में बनेगी, ठीक है। प्लांट्स में प्लांट सेल है, जब वो डिवाइड होगा ना तो दरमियान में एक हमारे पास गोल्गी वेसिकल्स होंगे, ठीक है, और वो गोल्गी वेसिकल्स होंगे वो सेल के सेंटर में आएंगे, ठीक है, और फिर क्या होगा, मतलब अक्यूमुलेट इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। इस टर्म को हम कहेंगे फ्रेगमोप्लास्ट। अब साइटोकाइनेसिस है हमारी प्लांट्स में, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। जब हमने अपनी साइटोकाइनेसिस पढ़ी थी एनिमल्स में, आप लोगों को पता है कि एनिमल और प्लांट सेल में सबसे मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो सेल वाल होती है ना वो होती है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती। एनिमल सेल में जब हमने पढ़ा था ना तो हमने उसको मीन्स इस तरह से बनाया था, ठीक है, लेकिन इसको हमने बनाया है इस तरह से। हमारे पास है प्लांट सेल, और प्लांट सेल के बाहर हमने इसकी एक और लेयर बनाई है, एक और मेम्ब्रेन है बाहर जिसका नाम है सेल वॉल। अब ये प्लांट सेल है, इसमें ये जो है ना ये हमारे पास है सेल वॉल, ठीक है, विच इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये नहीं होती, एनिमल सेल में सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, या सेल बाउंडिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या फिर हम इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो अब हमने देखा था, मैंने आपको बताया कि जो प्लांट सेल है ना इसमें हमारे पास सेंट्रियोल्स नहीं होते और इसमें एस्टर्स भी नहीं बनते। तो यहाँ पे हमने सेंट्रियोल का एक एक मतलब हमने सेट नहीं बनाना यहाँ पे, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स होते ही नहीं है। तो ये प्लांट सेल था हमारा, ठीक है, इसके दरमियान में ना यहाँ पे गोल्गी वेसिकल्स आएंगे, ठीक है, और वो जो है अक्यूमुलेट इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। देन ये डिवाइड करेंगे फर्दर, और यहाँ से सेंटर से आएंगे पहले, ठीक है, एक था, फॉर एग्जांपल सेंटर में एक था, ठीक है, फिर ये डिवाइड हुआ, दो बने, फिर इसी से और बने, मीन्स ये इस तरफ को और ये वाली लाइन इस तरफ को फैलती जा रही है। तो जब भी ये एक पूरी जहाँ मतलब सेल हमारे पास जो प्लांट सेल होगा ना इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी यहाँ तक जब तक ये पहुँच ना जाती इसके एंड्स तक तो ये मतलब फैलते जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास, ये भी हमारे पास प्लांट सेल है। अब ये देखो इसमें जो गोल्गी वेसिकल्स है ना ये बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के टिप पे आ गए, दोनों साइडों पे बिल्कुल साथ साथ आ गए हैं, ठीक है। तो जब ये सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाएंगे ना ये पूरी लाइन बन जाएगी एक दरमियान में, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, ये थी हमारे पास इस तरह से, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ ऐसे आपस में जब इकट्ठे हो जाएंगे ना तो ये जो गोल्गी वेसिकल्स होंगे ना ये प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेंगे, ठीक है, और दरमियान में एक इस तरह से लाइन बना देंगे, ठीक है। मीन्स के अब हमने यहाँ पे हमारे पास ये प्लांट सेल है ना ये पेरेंट सेल है, अभी ये सिर्फ इसका करियोन जो है वो अलग हुआ है, न्यूक्लियस अलग हुआ है, इसका सेपरेट हुआ। अभी इसकी साइटोप्लाज्मिकली ये, क्योंकि हम पढ़े साइटोकाइनेसिस मीन्स कि हमने इसको प्लांट सेल को साइटोप्लाज्मिकली इसको अलग सेपरेट करना है, ठीक है।
तो उसमें हमने एनिमल सेल में हमने पढ़ा था, क्लीवेज फ्यूरो पढ़ा था और रिंग बना था। लेकिन यहाँ पे रिंग नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, गोल्गी वेसिकल्स आएंगे और ये दरमियान में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये साइडों की तरफ जाएंगे और डिवाइड होंगे। फिर एक ऐसी फेज आएगी जहाँ पे ये जो हमारे पास हो गया, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन, बाहर वाली ये सेल वॉल है, और ये जो ब्लू से है ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के साथ ये आके फ्यूज हो जाएंगे। जब ये इसके साथ आके टकराएंगे ना, तो ये इस तरह की लेयर थी, ये कुछ उसके बाद इस तरह से, यानी ये कि सीधी बन जाएगी। ठीक है, सीधी बन जाएगी। और उसके बाद ये क्या हुआ है, अब ये साइटोप्लाज्मिकली मीन्स ये जो हमारा प्लांट सेल होगा ये सेपरेट हो जाएगा। जब ये इसकी ऐसे बन जाएगी ना लेयर बनने के बाद ये दोनों, ये मैंने आप यहाँ पे बनाएंगे, दोनों सेल जो है ना ये सेपरेट हो जाएंगे। और दरमियान में ये क्या है, सेल वॉल है, ये सेल वॉल है और दोनों की। ठीक है, और ये हमारे पास जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये वाली इसलिए रेड से बनाई है ताकि पता चले कि ये वाली यहाँ से सेल जो है वो सेपरेट हुए हैं। अब ये जो है ये पूरी हमारे पास 2 डॉटर सेल बन जाएंगे माइटोसिस के। जब होगी माइटोसिस होगी जब प्लांट्स में, तब 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। और यहाँ पे हमारा ये साइटोकाइनेसिस प्लांट्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर। मतलब ये हमारे क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है। ठीक है, अगर हमारे मीन्स हमारे अंदर क्रोमोसोम नंबर्स को ही मेंटेन करेगा। ह्यूमंस में टोटल, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं टोटल, उसमें है हमारे पास 46 नंबर होते हैं एक इंडिविजुअल में। ठीक है, ह्यूमन में। लेकिन क्या है कि जब हमारे पास लेकिन एक न्यू सेल बनता है, ठीक है, मीन्स जाइगोट बनता है, तो फादर और मदर से 23 क्रोमोसोम आते हैं, वो मिल के बनाते हैं 46 क्रोमोसोम। ठीक है, लेकिन अगर ये हो कि मतलब क्रोमोसोम नंबर ना आए उतने 23 ना आए, फुल आ जाए, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाएंगे, या एक में 25 आ जाएं, ठीक है, एक में 22 आ जाए, तो इस तरह से नहीं, ये ठीक नहीं होगा। तो इंडिविजुअल जो है वो एबनॉर्मल ही होगा, क्योंकि ये ऐसे नहीं ठीक बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये माइटोसिस है, ये करती है, हेल्प करती है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना ये हर जनरेशन में मेंटेन रहे। मीन्स अगर हम अपने ह्यूमंस की बात करें तो पेरेंट्स में भी 46 होते हैं। ठीक है, और आगे जो हमारे पास इंडिविजुअल बनेगा उसमें भी 46 होंगे क्रोमोसोम, 23 आएंगे फादर से, 23 आएंगे मदर से। नेक्स्ट है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। माइटोसिस के थ्रू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है जेनेटिक मटेरियल्स की। जेनेटिक मटेरियल वो मटेरियल है, ठीक है, जो मतलब हमारे पास जीन्स के थ्रू आएगा, हमारी बॉडी में मटेरियल आएगा, हेरिडिटी मटेरियल भी हम उसको कह सकते हैं, लेकिन वो एक और टर्म है। आप यहाँ पे करें कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी किसकी, जेनेटिक मटेरियल की। मीन्स जो न्यू इंडिविजुअल्स बनेंगे ना माइटोसिस के थ्रू, ठीक है, उन सेल्स में जेनेटिक मटेरियल की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। नेक्स्ट ये हेल्प आउट करती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मीन्स इसमें कुछ टर्म्स आ जाएंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बर्डिंग है, स्पोरुलेशन है और क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। ये 3 टर्म्स हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसमें भी ये हेल्प आउट करती है माइटोसिस। नेक्स्ट टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग में भी ये हेल्प करती है। मीन्स टिश्यू कल्चर वो कल्चर होगा जहाँ पे सेल्स होंगे, ठीक है, और काफ़ी सारे सेल्स मिलकर बनाएंगे टिश्यू। ठीक है, और टिश्यूज डिवाइड होंगे, वो कल्चर बन जाएगा, और यानी कि सेल्स की क्लोनिंग बन जाएगी, कॉलोनी बन जाएगी जिसमें काफ़ी सारे सेल्स होंगे। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होगी, माइटोसिस की वजह से होगी। मीन्स एक सेल है, ठीक है, वो डिवाइड करेगा तो 2 बनाएगा माइटोसिस के थ्रू, फिर जो एक बनेगा नेक्स्ट वो भी आगे और बनाएगा, तो इसी तरह काफ़ी सारे सेल्स मिल जाएंगे और वहाँ पे टिश्यू कल्चर मीन्स टिश्यू कल्चर हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर सेल्स। हम माइटोसिस क्या करते हैं, जो हमारे पहले वाले सेल्स होंगे ना उनको वो रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और उनको रिप्लेस करके वहाँ पे माइटोसिस होगी, सेल डिवाइड होंगे, न्यू सेल बनेंगे। जैसे गट सेल्स हैं, ठीक है, आरबीसीज हैं, और हमारे पास है स्किन सेल्स। गट सेल, आरबीसीज और स्किन सेल्स, ये एग्जांपल है कि इन सेल्स को क्या, इन सेल्स में माइटोसिस होगी और जो ओल्डर सेल होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे न्यू वंस से। नेक्स्ट माइटोसिस हेल्प आउट करती है रीजनरेशन में। रीजनरेशन में भी क्या होंगे, सेल्स होंगे हमारे पास, उसमें माइटोसिस होगी, वो डिवाइड करेंगे और फिर मतलब अगर कोई बॉडी का पार्ट है अगर वो लॉस्ट हो गया तो रीजनरेशन के थ्रू हम उसको दोबारा से गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट। इसमें भी माइटोसिस का अहम अपना रोल प्ले करती है ग्रोथ और डेवलपमेंट। एक इंडिविजुअल की भी हो सकती है और एक सेल की भी हो सकती है। जैसे आप वहाँ पे देखेंगे
मैंने लिखा है स्पर्म और एग सेल जब फ्यूज करेंगे तो हमारे पास बनेगा जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बना जब स्पर्म और एग सेल हुए हैं, फ्यूज हुए हैं। तो एक ये सेल है ना, मीन अब ये भी जाइगोट है ना, तो ये भी एक क्या है, सेल है। सेल में माइटोसिस होगी, ठीक है, थोड़ा सा वो एडल्ट होगा, देन हम जाइगोट नहीं कहते उसको, हम कहते हैं एम्ब्रियो बन गया हमारे पास। ठीक है, एम्ब्रियो बनता है कुछ मंथ के बाद, मतलब जितना भी टाइम पीरियड होगा हर इंडिविजुअल का अलग अलग होगा, हर सेल का अलग अलग होगा। तो उसके बाद ये जो एम्ब्रियो है ना, ये चेंज हो जाता है अडल्ट में। तो ये भी किसकी वजह से होता है, माइटोसिस के थ्रू, क्योंकि जब जाइगोट बनता है ना तो सेल में जो जाइगोट सेल है इसमें होगी माइटोसिस, और देन हमारे पास एम्ब्रियो बनेगा और एक अडल्ट बन जाएगा जो हर एक दूसरे से डिफरेंट होता है, हर अडल्ट एक दूसरे से डिफरेंट होगा। ये हमारे पास थी माइटोसिस की इम्पोर्टेंस, और यहाँ पे हमारा माइटोसिस का टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से।